नेक्स्ट है हमारा रॉकेट प्रोपल्शन अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, मतलब अब मास कांस्टेंट नहीं है, मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमारा उसको बोलते हैं रॉकेट प्रोपल्शन या फिर सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। देखो इसमें होता क्या है, जैसे हमारी गन है ना, सभी को पता है, जब हम गन को क्या करते हैं, फायर करते हैं तो बुलेट आगे चली जाती है, ठीक है ना, बुलेट आगे चली गई, तो जैसे ही बुलेट आगे जाती हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। इसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये छोटा सा ही टॉपिक है, ये हमारा 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? According to principle of conservation of linear momentum, for any isolated and closed system, momentum remain constant if net force acting on a system is zero. कि अगर कोई हमारे पास क्या हो, या तो आइसोलेटेड सिस्टम हो या तो कोई क्लोज्ड सिस्टम हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो, अगर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, जीरो है, तो जो इसका मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व होगा। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो क्या मान रखा है, जीरो की, बाहर से इसका कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो जो इसका मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा जीरो होगा। ये क्या हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने अगर इसको मैथमेटिकल देखें हम, तो जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन था क्या था, वो एफ नेट इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt, यही हमने पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी नेट फोर्स वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो नेट फोर्स हमारा कितना है, जीरो है। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो डीपी अपॉन dt क्या बन जाएगा, हमारा जीरो। तो अगर डीपी अपॉन dt हमारा जीरो है तो p यहाँ पर क्या बन जाएगा, p हमारा बन जाएगा कांस्टेंट, और यही हमें प्रूव करना था, है ना। If Pi is momentum of system at initial time and Pf is momentum at any final time, तो if F naught is zero, then from conservation of momentum क्या होगा कि अगर हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वो पी आई है एंड फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, पी एफ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो उसने क्या बोला कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। ये तो उसने बोला कि भाई चेंज इन मोमेंटम पी हमारा कितना है, कांस्टेंट है ना। तो अगर पी हमारा कांस्टेंट है तो जो पी आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी फाइनल के। यानी कि किसी भी सिस्टम में जो इनिशियल मोमेंटम था वही किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि एग्जांपल्स है कुछ, जैसे कि रिकॉइल ऑफ गन, उस पर न्यूमेरिकल आता है करने के लिए, ठीक है, या फिर रॉकेट वाला हम इसमें पढ़ सकते हैं, उस पर भी न्यूमेरिकल आता है। कैप्लर्स तो खैर हम आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। तो लीनियर मोमेंटम में हम किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे वही के रिकॉइल ऑफ गन, उस पर भी क्वेश्चन करने के लिए आता है, और रॉकेट वाले पे भी क्वेश्चन आता है करने के लिए, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एम, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो हम यूज करेंगे। और हाँ, कोलिजन भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है, कोलिजन में भी तो यही होता है, ठीक है। तो हम क्या, देखो हमारा क्या है, पी हमने बोला पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, मोमेंटम होता है एम इन टू वी, तो हम लिख सकते हैं ना m1, अगर हम किसी एक सिस्टम की बात करें m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। सिंपल ये भी तो बोल सकते हैं, जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम था, है ना। जैसे कोलिजन में तो 2 के लिए पढ़ेंगे हम, तो हमारा ये क्या होता है, हमारा होता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा रिकॉइल ऑफ गन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है करने के लिए। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे हमारी गन है ना, सभी को पता है, जब हम गन को क्या करते हैं, फायर करते हैं तो बुलेट आगे चली जाती है, ठीक है ना, बुलेट आगे चली गई, तो जैसे ही बुलेट आगे जाती है तो जो गन है वो कहाँ जाती है, पीछे, है ना। जैसे आपने फायर किया तो बुलेट तो आगे चली गई, तो गन पर एक फोर्स आता है, गन क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है, तो जो गन पीछे हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिकॉइल, है ना। तो इस गन का जो पीछे जाना, मतलब अगर कोई किसी को चलानी है बंदूक, ये जो राइफल होती है चलानी नहीं आती है, तो उसको शोल्डर में चोट भी लग सकती है, क्योंकि जैसे ही बुलेट फायर करता है ना तो ये पीछे इतनी पीछे जाएगी कि अगर हमें चलानी नहीं आती है तो हमारे जो शोल्डर है उसमें चोट भी लग सकती है, ठीक है। तो इसके पीछे जाने को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल बोलते हैं। अब किस स्पीड से पीछे जा रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जाम में निकालने के लिए आता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, किसके लिए, जो भी हम फायर कर रहे हैं उस गन की बात आती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉइल ऑफ गन। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मान लिया जो गन है उसका मास कितना मान रखा है, m1 मान रखा है, उसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से वो पीछे जा रही है, v1 स्पीड से वो पीछे जा रही है। अब जो बुलेट है, जो आगे गई बुलेट, उसका मास कितना है, m2 है, और इसकी स्पीड कितनी है, v2 है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, हमने क्या पढ़ा भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, कि जो इनिशियल मोमेंटम है वही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। तो जो गन है, गन का मोमेंटम क्या होगा, m1, और हमने क्या मान रखा है, u1, जो गन है ना, प्लस जो हमारी बुलेट है उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m2 u2। अब जब हमने फायर किया तो तब क्या होगा, मास तो सेम ही रहने वाला है, मास में तो कोई चेंज नहीं होना है, तो गन का मास कितना है, m1, और उसकी रिकॉइल स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है, v1 प्लस m2 v2।
तो यही तो हमने बोला कि ये कंजर्व रहेगा। अब देखो इनिशियली हमें पता है कि जब अभी हमने फायर नहीं किया तो इनिशियली गन भी और बुलेट भी दोनों किस पर है, रेस्ट पर है। तो अगर रेस्ट पर हैं तो क्या होगा, इनकी इनिशियल जो इनकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कितना बना, 0 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अब हमें किसकी स्पीड निकालनी है, देखो हमें निकालनी है गन की स्पीड। ठीक है, ये हमें गिवन होगी, बुलेट की स्पीड और मास, तो इसका मास भी गिवन होगा, बस हमें यहाँ पर स्पीड निकालनी होगी किसकी, गन की, रिकॉइल ऑफ गन। तो हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास आएगा m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2, है ना, और हमें v1 निकालें तो v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 अपॉन m1। तो ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कहीं कहीं आपने बुक में ये भी पढ़ा हुआ, कैपिटल के लिए पढ़ा हुआ, कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m स्मॉल v अपॉन में कैपिटल M। तो ये फॉर्मूला भी बहुत स्टूडेंट बुक में पढ़ते हैं, क्योंकि हम क्या होता है वहां पर जो गन का मास होता है वो कैपिटल M मान लेते हैं और गन की जो स्पीड है वो कैपिटल V मान लेते हैं। तो आप कुछ भी फॉर्मूला याद रखो, बस आपको कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए। तो ये किस पर बेस्ड है, ये हमारा बेस्ड है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो यहाँ से एक बात पता चली, जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मास ऑफ गन के। ठीक है, मास ऑफ गन के। ठीक है, मास ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, अगर मास कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। सो अ हैवी गन रिकॉइल विद लो वेलोसिटी एंड लाइटर गन रिकॉइल विद अ मोर वेलोसिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गन अगर हैवी है तो जो रिकॉइल होगी वो जो पीछे जाएगी, जो रिकॉइल होगी वो कम वेलोसिटी के साथ जाएगी, मतलब हमें कम चोट लगेगी। और जो लाइटर गन है वो क्या होगी, ज्यादा वेलोसिटी के साथ क्या होगी, रिकॉइल होगी। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल करने के लिए आता है। तो चलिए हमने एक न्यूमेरिकल रखा है, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 20 kg। हमें बोला गया है कि जो बुलेट है उसका बुलेट का मास कितना है, बुलेट के मास को हमने m2 माना था, तो जो बुलेट का मास है वो 100 ग्राम है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं केजी में, तो ये लगभग आ जाएगा 0.1 kg। ठीक है ना, 100 अपॉन में 1000 तो 0.1 बच जाएगा हमारे पास। अब फायर्ड फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 20 kg विद स्पीड। अब ये कह रहा है कि जो राइफल है उस राइफल का मास कितना है, राइफल का मास कितना है 20 kg, और ये किस किस स्पीड से जो हमारी बुलेट जा रही है, स्पीड की बुलेट की स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालनी है क्या, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द राइफल। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है किसकी, रिकॉइल ऑफ द राइफल की। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला था v1 इज इक्वल टू, ठीक है माइनस था ना, तो हम लिखेंगे m1 सॉरी m2 v2 अपॉन m1। ठीक है, अब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हमने यहाँ माइनस अभी नहीं लगाया। तो v1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, m2 कितना है, यानी कि कितना मास है हमारे पास 0.1 kg इंटू 50 और अपॉन में हमारे पास m1 कितना है 20। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, अब वो ये आ जाएगा हमारा यहाँ 10, ये हमारा बन गया 5/20, 5 4 20, 1/4, तो 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, जो v1 आई हमारे पास, v1 कितना आ गया, v1 आ गया हमारे पास 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, उस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट हम ये क्या पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो हमने पढ़ा उसका एग्जांपल था। पहला क्या था हमारा, रिकॉइल ऑफ गन, और ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, दूसरा कोलिजन है। अब देखो अगर हमारे पास क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो कोलिजन हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं करने के लिए। ठीक है, अब ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो जो इलास्टिक कोलिजन होता है, कोलिजन दो तरीके के होते हैं। कोलिजन क्या होता है हमारे पास, देखो ये हमारे पास एक दो ऑब्जेक्ट थे, इसका मास m1 था, इसकी स्पीड u1 थी। एक ये दूसरा कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास u2 m2 है, इसकी स्पीड u2 है। अब ये क्या है, ये दो बॉडी है, यहाँ भी आपस में टकराई, ये टकरा गई। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन। अब जब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दो बॉडी ऐसे जा रही है, अभी अलग अलग कंडीशन हम बताएंगे। तो ये हमारी क्या है, ये जब जाएगी तो मास तो सेम रहने वाला है, तो जो इसकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, इसकी स्पीड v1 हो जाएगी और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। अब इसमें वही लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कुछ भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, जितनी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी वहां पर कंजर्व रहती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद भी रहती है। किसमें, इलास्टिक कोलिजन में, इसको ध्यान रखेंगे। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलास्टिक कोलिजन में कौन कंजर्व है, कौन कंजर्व नहीं है। ठीक है,
तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी तीनों ही क्या होता है, कंजर्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, कंजर्व। टोटल एनर्जी तो होती है, क्योंकि सबको पता है टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही होती है, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व नहीं होती। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन भी लिखी है, a collision in which there is no loss of kinetic energy, a collision in which there is some loss of kinetic energy। तो मैंने हम शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है, शॉर्ट में, ताकि आपको यहीं से दिख जाए और यहीं से आप इसको ध्यान रख लो, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे होता होगा। मतलब जैसे कोलिजन हमने, जैसे ये हमने समझा ना, तो इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिक में कुछ भी इनके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होगा, और इन इलास्टिक में हो गया क्या होगा कि यहाँ पर जो है क्या होगा, मतलब एनर्जी इसमें लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। और फॉर परफेक्टली इलास्टिक, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड फॉर ऑल अदर इलास्टिक कोलिजन, और जो भी हमारे जितने भी अलग हमारे ये होंगे ऑल अदर इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और अदर जितने भी हमारे इन इलास्टिक कोलिजन होंगे तो उन सभी की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। तो ध्यान रखेंगे, परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 होगा, और बाकी जितने भी हमारे ऑल अदर इन इलास्टिक कोलिजन होंगे उनके अंदर 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड मूव अ सिंगल बॉडी विद कॉमन वेलोसिटी। इसको समझ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, फॉर ऑल अदर इन इलास्टिक कोलिजन होगा ये अप्रत्यास्थ, ठीक है। यहाँ वही चीज याद रखने की ट्रिक है, 0 परफेक्टली इलास्टिक के लिए, 0 परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए, और बीच में जो बाकी अदर इन इलास्टिक बचे हमारे वो क्या होंगे, 0 से 1 के बीच में होंगे। आप बोल सकते हैं इन इलास्टिक इतने के बीच में होंगे, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 हो जाएगा। अब ये समझेंगे कि परफेक्टली कैसे होगा। देखो इनका ये मतलब है कि हमारे पास 2 बॉडी थी, इसका मास m1 और इसकी स्पीड u1 थी, इसका मास m2, इसकी स्पीड u2 थी, ठीक है। अभी आपस में कोलाइड हुए। अब कोलाइड होने के बाद क्या हुआ, ये कोलाइड हुए, तो अब कोलाइड होने के बाद आपस में स्टिक हो गए ऐसे, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन। तो अब क्या होगा, जब आफ्टर कोलिजन की कंडीशन आएगी तो इसका मास तो m1 ही रहेगा, ठीक है, इसका मास तो m2 ही रहेगा, लेकिन जिस स्पीड से मूव करेंगे वो बन जाएगी b। यानी कि अब ये दोनों सेम स्पीड से क्या करेंगे, सेम स्पीड से मूव करेंगे, क्योंकि दोनों की जो स्पीड हो गई कैसी हो गई, सेम हो गई, ठीक है। तो ये होता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ये वाला, ये सारा आप याद रखेंगे कि इलास्टिक के लिए 1 होता है, इन इलास्टिक के लिए 0 होता है, परफेक्टली वाले के लिए, और बाकी जितने भी इन इलास्टिक कोलिजन होंगे वो सारे के सारे 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर एक वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आता है, ठीक है, कि फाइनल वेलोसिटी इज 1d। ये 1d कोलिजन की बात कर रहे हैं हम, जो वेलोसिटीज का फॉर्मूला है, ठीक है। v1 का फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे डेरिवेशन हमें नहीं पूछे जाएंगे। कोलिजन में हमें कुछ नहीं याद रखेंगे, मतलब कोलिजन में हम ये भी नहीं हमें ध्यान रखना, जो हमने ये सिर्फ हमें ध्यान रखना है कोलिजन में। फिर उसके बाद हमें ई की वैल्यू ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला हमें फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आई थिंक प्रत्याघात नहीं बोलते, प्लीज एक बार आप चेक कर लेना, आई थिंक ये मुझे लग रहा है कुछ इसमें गलत है, रेस्टिट्यूशन को प्रत्याघात नहीं बोलते, प्लीज आप एक बार चेक कर लेना। तो स्पीड क्या होगी, v1 का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान कैसे रखेंगे, याद रखेंगे, v1 निकालना है ना तो पहले 1 आएगा, तो m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, और u1 आ जाएगा। v1 के लिए निकाल रहे हैं तो u1 यहाँ आएगा और m1 पहले आएगा, ठीक है, फिर प्लस। अब उसके बाद यहाँ इसका अपोजिट आएगा, 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। जब v2 निकालेंगे तो पहले क्या जाएगा, देखो u2 और m2, तो m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 v2। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, 2m1 u1 अपॉन में m2 प्लस m1, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1d कोलिजन के लिए है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा रॉकेट पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिजन पर मैं इसमें आज क्वेश्चन डालना भूल गई, तो अभी हम क्या करेंगे, जब यूनिट हो जाएगी तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, तो उसमें कोलिजन के ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा रॉकेट पॉपुलेशन अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, मतलब अब मास कांस्टेंट नहीं है, मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमारा उसको बोलते हैं रॉकेट पॉपुलेशन या फिर सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, ठीक है। अब देखो रॉकेट होता क्या है,
अब हमें सबको पता है कि रॉकेट है, इसके अंदर कुछ फ्यूल भरा होगा, ठीक है, कुछ इसका इनिशियल मास होगा। अब जैसे जैसे फ्यूल जलता रहता है तो क्या होता है, मास कम होता रहता है ना। और जो इसमें से ये जो गैसेस निकलती हैं इनको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट गैसें होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होता रहेगा, फ्यूल बर्न होता रहेगा, मास कम होता रहेगा, वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब क्या होता है, अगर जब एग्जॉस्ट गैसेस नीचे निकल रही हैं तो क्या होता है, इसमें ऊपर जाता है ये, है ना। जब ऊपर जाएगा तो ये होता है हमारा एफ थ्रस्ट फोर्स, इस पर थ्रस्ट, इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट, ठीक है। और क्योंकि ऊपर जा रहा है रॉकेट तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो क्या है ये, रॉकेट पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फॉर मोमेंटम टू रिमेन कंजर्व्ड, फॉर मोमेंटम टू रिमेन कंजर्व द मास ऑफ द रॉकेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। मतलब जो मास है वो क्या होता रहता है, बर्निंग जैसे फ्यूल बर्न होगा तो मास क्या होता रहता है, कम होता रहता है। So the acceleration and velocity of the rocket goes on increasing। तो जो acceleration जो velocity है उसकी क्या होती रहती है, वो increase होती रहती है। अब इसके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। देखो v का फॉर्मूला क्या होता है, u log e m नॉट अपॉन m। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम t, v नॉट हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट की होगी, u क्या है हमारा एग्जॉस्ट वेलोसिटी, u क्या होती है एग्जॉस्ट वेलोसिटी, एंड m नॉट है इनिशियल मास, एंड m है मास ऑफ रॉकेट एट टाइम। तो ध्यान रखेंगे m नॉट हमारा इनिशियल मास है, ठीक है। एम नोट हमारा इनिशियल मास है, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारी यू नोट है, यू नोट भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, या वी नोट। अब ये तो क्या है, ये तो हमारा एट टी इज इक्वल टू जीरो। यूजुअली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट टी इज इक्वल टू जीरो इज जीरो। मतलब स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात की गई है कि जब हमारा क्या हो, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या है, जीरो है, ठीक है। अब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा तो किसी टी टाइम पर स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, तो वो क्या होगी, v इज इक्वल टू वी नोट प्लस यू लोग ई एम नॉट अपॉन एम। जब रॉकेट क्या होगा, रॉकेट ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, है ना। तो वी नॉट प्लस यू लोग ई एम नॉट अपॉन एम। जब हमने स्टार्ट किया, जब हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी हमारा उस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो फॉर्मूला ये होगा। तो दोनों फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है कि जो स्पीड ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम, एनी इंस्टेंट टाइम, ये चीजें ध्यान रखते हैं, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार कि ये वाला जो फॉर्मूला है कि एट एनी इंस्टेंट टाइम टी, जो वेलोसिटी है वो किन किन चीजों पर हमारी डिपेंड करती है। पहला है एग्जॉस्ट स्पीड, इंपॉर्टेंट है। एग्जॉस्ट स्पीड पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। किस पर करेगी, एग्जॉस्ट स्पीड पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, log ऑफ द रेशियो ऑफ द इनिशियल मास एम नोट टू द रॉकेट इट्स मास एम नोट। यानी कि जो हमारा वो log की वैल्यू थी, log एम नोट अपॉन एम, इस पर भी क्या करेगी, हमारे ये डिपेंड करेगी। जो ये लिखा था ना log ई एम नोट अपॉन एम, इस पर भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स लिखेंगे बच्चे, क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, थिंकिंग स्पीड डिपेंड्स ऑन द एग्जॉस्ट स्पीड यू, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, स्पीड डिपेंड्स ऑन द बोथ एग्जॉस्ट स्पीड एंड सिर्फ, मतलब ये कह रहे हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किस पर, एग्जॉस्ट स्पीड पर ये डिपेंड करता है, बट ये किस पर, ये लॉग बेस ई एम नॉट अपॉन एम पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अप थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। अब अप थ्रस्ट फोर्स क्या है, देखो ये रॉकेट है ना हमारा, तो ये जो अप थ्रस्ट फोर्स है ऊपर की तरफ लगेगा, इसको इसलिए अप थ्रस्ट इसको फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये मास हमारा, सॉरी, ये हमारा एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, लेकिन जो हमारा mg है वो किधर वर्क कर रहा होगा, ये हमारा mg यहाँ पर लग रहा होगा इस पर, है ना। तो F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, माइनस का यू डी एम अपॉन डी टी। न्यूमेरिकल में हम मोस्टली यही यूज कर लेते हैं, यू डी एम अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब है बर्नट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट, वीवी। अब देखो बर्नट आउट का क्या मतलब है, जब सारा का सारा फ्यूल हमारा बर्न हो जाए, ठीक है ना। इस बर्न आउट का क्या मतलब है, बर्नट आउट का मतलब है बर्नट आउट स्पीड, जिसको हम वीबी बोलते हैं, कि अगर हमारा सारा का सारा फ्यूल क्या हो जाए, सारा का सारा फ्यूल खर्च हो जाए। तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे फ्यूल खर्च होगा, जैसे जैसे मास कम होता रहेगा, वैसे वैसे स्पीड और एक्सेलरेशन क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर हमारा मास हमारा क्या हो जाए कि मास बर्न बिल्कुल, मतलब फ्यूल बिल्कुल जीरो हो जाए, तो फ्यूल जीरो हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो यानी कि जो वीबी है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बर्न आउट स्पीड क्या होगी, जब हमारा सारा क्या हो जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पर जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे, वो स्पीड हमारी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि इसको बोलेंगे वी बी यू लॉग ई एम नॉट अपॉन एम सी। अब हमारा सारा फ्यूल तो खर्च हो गया, है ना, तो ये एम सी वही हमारा है कि व्हेन ऑल फ्यूल इज बर्न, तो हम एम को क्या मान लेंगे, एम सी मान लेंगे, मास ऑफ कंटेनर। फिर हम सिर्फ मास ऑफ कंटेनर लेंगे क्योंकि हमारा सारा फ्यूल तो खर्च हो गया, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, फिर एम की जगह पे क्या लिख देंगे, एम सी। और ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वी भी हमारी क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारी मैक्सिमम स्पीड है। अब इस पर जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, एक तो इस पर आता है। अब एक फॉर्मूला इसका और होता है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट क्या है, तो कैसे निकालेंगे। देखो हम सिंपल कैसे करते थे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर जो जा रहे हैं वो ऐड हो जाते हैं,
तो अगर हम एफ थ्रस्ट निकालेंगे तो एफ थ्रस्ट माइनस एम जी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये वाला ऑब्वियसली बात है कम होगा, अगर नीचे जा रहा होता तो ये ज्यादा वैल्यू होती। तो एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यही तो फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पर ही क्या होता है, क्वेश्चन होता है। अब ये क्वेश्चन हम इस पर करेंगे भी बेस्ड। देखो क्वेश्चन है, फॉर अ रॉकेट द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस रिलेटिव टू रॉकेट इज 2 किलोमीटर पर सेकंड। कह रहा है कि जो एग्जॉस्ट हमारी क्या जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ये है 2 किलोमीटर पर सेकंड। इफ मास ऑफ रॉकेट, रॉकेट का मास दे रखा है इतना, ठीक है। देन रेट ऑफ फ्यूल ऑफ कंजम्पशन फॉर अ रॉकेट टू राइज अप विद एक्सेलरेशन। तो हमें निकालना है कि जो हमारा तो रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, देन रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन फॉर अ रॉकेट। तो फ्यूल कंजम्पशन हमें निकालना है। देखो फ्यूल कंजम्पशन हमारा वो होता है डीएम अपॉन डी, ये होता है हमारा फ्यूल कंजम्पशन फॉर अ रॉकेट टू राइज अप विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, मतलब हमने यहाँ पढ़ा था ना फॉर्मूले में अभी, ठीक है। तो जो डीएम अपॉन डी था ना, डीएम अपॉन डी ये हमारा यही है हमारा फ्यूल कंजम्पशन। इसी को क्या बोल देंगे हम, फ्यूल, कितना हमारा फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले वैल्यू देख लेते हैं, चलो यहाँ से देख देख के लिखते हैं। हमें क्या बोल रखा है, जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मिलीमीटर में करेंगे तो हो जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद हमें उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में कि जो रॉकेट है उसका जो मास है वो कितना दे रखा है, 2000 kg। तो जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2000 kg हमें दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन दे रखा है 4.9। तो हम इसको ना उसके लिए कैलकुलेशन इजी के लिए हम इसको लगभग 5 भी मान सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब कैसे करेंगे फॉर्मूला, देखो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास तो फोर्स दे नहीं रखा, फोर्स की वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, फोर्स गिवन होता तो हम निकाल लेते। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ थर्स्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब एफ की जगह पे क्या रख सकते हैं हम रख सकते हैं वी डी एम अपॉन डी टी, और ये बन जाएगा एम ए प्लस एम जी। तो ये हमारा जगह वी या डी एम अपॉन डी टी, ये हमें फाइंड करना है ना। तो ये हो जाएगा एम ए प्लस जी और अपॉन में वी। मास कितना है 2000 kg, एक्सेलरेशन हमारा 5 हमने मान लिया और जी को हम मान लेंगे लगभग 10। इजी कैलकुलेशन के लिए आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वी हमारा ये हमें कितना दे रखा है, वी हमारा है 2000 मीटर पर सेकंड। तो ये कैंसिल हो गया, तो जो हमारा ये आ गया कितना आ गया हमारा 15, है ना, हमारा कितना आ गया 15, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कल हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ेंगे, और इसके बाद हमें एंगुलर मोमेंटम टॉर्क हमें पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक सेंटर ऑफ मास भी हमारा इसके अंदर है। तो ये सब चीज़ें हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में हम करेंगे। तो इतना ही करना, और एक काम करना प्लीज़ आप, जितना भी हमने आज पढ़ा, तो रॉकेट वाला हो गया और कोलिजन वाला हो गया। तो अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिले तो उनके ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू सो मच।